तो बीजेपी कांग्रेस के क्या कुछ तर्क हैं, जो बजट पेश किया है वो भी हम जानेंगे। बीजेपी कांग्रेस से हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, प्रज्ञा जी जुड़ी हुई हैं और स्वदेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रज्ञा जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखेंगी और स्वदेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले हम बात विपक्ष की ही कर लेते हैं। स्वदेश जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बजट तो पिछले बार भी आया था, बजट अब भी आया है, बजट आगे भी आएगा, लेकिन बजट से जनता को क्या मिलता है? हमारे देश की आधे से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो न टीवी देखती है ना अखबार पढ़ती है। उसे ज़मीन पर चाहिए कार्रवाई। ज़मीन की अगर बात करें तो ये $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था लाने की बात करती है, उसका क्या रोड मैप है, कोई समझ में नहीं आया। अब पिछली की बात अगर हम करें तो इसके पहले पत्रकार, सीनियर सिटीजन, बच्चे, इनका रेलवे किराए में छूट मिला करती थी, वो कहाँ गई? आज का बजट देखा हमने, गैस का सिलेंडर 1100 रुपये का है, इसमें क्या छूट दी? यहाँ तक कि चिमनी पर भी टैक्स बढ़ा दिया, 16% कर दिया। अब ये क्या माने इसको हम? अगर पिछले बार इन्होंने कहा था हम इनकम टैक्स में छूट देंगे, पर दी नहीं थी। इस बार छूट देने की जो बात कही है, मैं समझता हूँ छूट का अर्थ ये है कि आदमी की 15 लाख तक अगर इनकम है तो उसको जो 30% लगता है उसमें कमी आनी चाहिए। अब आप इतना सारा टैक्स लगा करके 20,000 करोड़ का अपना एक संसद भवन तो बना लेते हो। इतना अच्छा संसद भवन होने के बावजूद देश में ऐसी बिल्डिंग है वो जिसको विदेशों से लोग देखने आते हैं, उसके रहते हुए दूसरी प्रोजेक्ट में खर्च कर देते हो अपनी, लेकिन देश की स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, इस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। आपको ध्यान देना चाहिए। अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाते तो आज किसानों की हालत अच्छी हो जाती। आय की किसानों की आय दुगनी करने की ये बात करते रहे हमेशा, लेकिन 3 कृषक कानून लेकर आए थे तो उसमें किसानों ने शहादत दी अपनी। उस शहादत के बाद उन्होंने कृषि कानून वापस ले लिया। मध्यम वर्गीय परिवार की अगर हम बात करें, 8 साल का जो इंतजार था वो खत्म हुआ है। 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं, ये एक बड़ा ऐलान तो कहेंगे ना आप? देखिए, मध्यम परिवार इस लायक पहुंचे कैसे? जीएसटी और नोटबंदी के बाद स्थिति ये हुई कि 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए। 15 लाख। अगर इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो उनके आयुष्मान योजना चल रही है। इस आयुष्मान योजना में अगर WHO की बात करें तो 47 लाख लोगों के प्राण तो ऑक्सीजन के अभाव में गए थे। वो आपको याद करना चाहिए ना कि कथनी करने में कितना फर्क है। तो ये लोग लुभावन तो इनका बजट हो सकता है, लेकिन राहत किसी को नहीं। अगर राहत होती, आयुष्मान योजना की अगर बात करें, एक उदाहरण मैं देता हूँ। बिहार की आबादी 11 करोड़ है। उस 11 करोड़ में इलाज के लिए लोगों को सिर्फ 19 लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल पाया, सिर्फ 19। आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, सिर्फ 19। तो इनकी योजनाएं बनती हैं, बढ़िया हेडलाइन बनती है, कुल मिलाकर के लोगों को राहत नहीं मिलती। अगर राहत, तब मैं मानता कि आज डीजल, पेट्रोल, गैस, इन सब के रेट कम हो जाते, डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाते, तो अब समझ में आती कि लोगों को लाभ मिलता। ये तो सिर्फ एक हेडलाइन बनाने का एक तरीका है, वो तरीका उन्होंने अपनाया है। जनता को इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, प्रज्ञा जी क्या कुछ कहेंगी आप? अब स्वदेश जी को आप सुन ही रही होंगी, कह रहे हैं कि लोक लुभावन बजट है ये, लेकिन जनता के लिए, गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। पहली बात है ये, मैं बधाई देना चाहूँगी, अमृतकाल का बजट है, चुनावी बजट है और ये एक बहुत ही मल्टीफोल्ड बजट है जिसमें ऑलमोस्ट सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप एग्रीकल्चर देखें, आप इवन मध्यम वर्गीय जो अभी पिछले कुछ सालों से बजट में उनको इतना नहीं कंसिडर किया जा रहा था, वो भी किया गया है। आप टैक्स स्लिप में देखें, जो एक्सपेक्टेड था उस पर खरा उतरा है ये बजट। MSME, स्टार्टअप, सभी को बूस्ट करने के इसमें प्रावधान है। स्किल इंक्रीज करना, AI इंटेलिजेंस पे काम करना, डिजी लॉकर, तो काफ़ी वाइड बजट है, बहुत मल्टीफोल्ड रखा गया है इसको और इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट, ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट को छुआ गया है। सिल्वर को गोल्ड के पैरामीटर के बराबर लाने की बात की गई है, तो बहुत सारी इसमें अच्छी चीज़ें हैं और ये डेफिनेटली हमारा मिशन है कि 2030 तक हमें 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी पे हमको खड़ा होना है, तो डेफिनेटली विल बी देयर। हम उस पर बिल्कुल खरे उतरेंगे और मैं इस बजट का सम्मान करती हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें संशोधित की गई हैं जो एक्सपेक्टेड थी, उस पर खरा उतरा है। बिल्कुल प्रज्ञा जी, 8 साल से जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ है। स्वागत योग्य है ये उनका जो छूट दी है आयकर विभाग, आयकर में। लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। प्रज्ञा जी, आपको लगता है कि महंगाई को काबू में करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान लाया गया है?
हाँ बिल्कुल, ये जितने भी एस्पेक्ट आप देखेंगे महंगाई से रिलेटेड, आप देखें अगर मेडिकल सेक्टर में भी जो किया गया है और महंगाई से रिलेटेड आप स्वदेशी में आऊंगा आपके पास, जी। बैकबोन है, मिडिल क्लास जो है ये बैकबोन है, और अगर मिडिल क्लास को इतनी बड़ी राहत दी गई है, स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए जो नई पॉलिसीज एक्सटेंड की गई हैं, ठीक है, ये सब बैकबोन है और इसका असर बिल्कुल दिखेगा। आप महंगाई पे इसका असर बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा अगले साल में। अच्छा, अभी जो ऐलान किए हैं उसका असर हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, आपका ये कहना। स्वदेश जी। बिल्कुल बिल्कुल स्वदेश जी, देखिए, बिल्कुल ये देश हमारा बड़ा वो है, ज़मीनी कार्रवाई चाहता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से लेकर के हर मंत्री ने ये कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को खाने का अनाज दिया हमने। लोग उस समय जब कोरोना के दौरान लोग बिना चप्पल के पैदल चल के अपने घर पहुंच रहे थे, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। 80 करोड़ मतलब 135 करोड़ आबादी में 80 करोड़ भोजन के लिए मोहताज थे, परेशान थे, ये महसूस किया है। उन 80 करोड़ लोगों के लिए क्या दिया आपने? कुछ दिया नहीं है। अगर महिलाओं की बात करें, मैंने पहले भी कहा, उस पर कोई जवाब नहीं आया कि अगर गैस सिलेंडर, एक हमारे गीता बाई है, गीता बाई को उज्ज्वला योजना के तहत एक सिलेंडर मिला है, 144 उसका नंबर है, आप सर्च कर लीजिए, गीता बाई है, काम वाली बाई। वो उसने जब से सिलेंडर मिला है आज तक वो रिफिल नहीं करा पाई उसको, क्योंकि वो 1100 रुपए का है, कैसे रिफिल कराए? तो ये इनके लोक लुभावन इनकी बातें होती है, जमीन पर इनका असर कुछ नहीं होता। अगर जमीन पर असर होता तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें हम, तो भोपाल के पीपल्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के अभाव में एक ही दिन में, एक ही रात में 60 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन प्रशासन ने उसको पूरा नहीं दिखाया था। लेकिन मीडिया में कुछ लोगों ने खबरें दिखाई थी। तो कुल मिलाकर के चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, एमएसएमई के जितने प्लान थे, जितने कार्यक्रम थे, सब ठप पड़े हुए। आज वो एमएसएमई की बात कर रही है कि हमने इसको बढ़ाया है, लेकिन पिछला तो खत्म हो गया। पहले उन्होंने कहा था कि हम देश में स्मार्ट सिटीज बढ़ाएंगे, तो उस पर श्वेत पत्र जारी करें कि कितनी स्मार्ट सिटी देश में बना दी। मैं तो नहीं समझता हूँ। भोपाल की बात कर रहे हैं, कैसे स्मार्ट सिटी हो गई। तो कुल मिला करके ये लोक लुभावन और कुछ हेडलाइन इस तरह की बना ली हैं, उन हेडलाइन पर लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लोगों में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता को क्या मिला? जनता को अगर कुछ मिलता, रेल का किराया कम कर देते, आप डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में कर देते, आप जीएसटी के दायरे में करते पेट्रोल को, डीजल को, तो गैस के दाम अपने आप कम हो जाते। गैस के दाम कम हो जाते तो घर घर में गैस 400-500 रुपए का जो कांग्रेस के जमाने में था उस लेवल पर आ जाता। आज 1100 रुपए का सिलेंडर नहीं भराना पड़ता। कोई गीता बाई अपना सिलेंडर देख के उसको अगरबत्ती नहीं लगा रही होती, उसकी पूजा नहीं कर रही होती कि आज तक वो सिलेंडर रिफिल नहीं करा पाई। कुल मिलाकर के इस तरह से जनता के साथ जनता को धोखा देना, मैं समझता हूँ इस सरकार का नजरिया ठीक नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगा स्वदेश जी आपके पास। छत्तीसगढ़ से भी बीजेपी कांग्रेस का पक्ष रखने वाले प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी हैं कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूँगा। जो हम बजट से पहले सीएम भूपेश बघेल को सुन रहे थे, उनका कहना था कि जो रेलें, जो ट्रेन बंद की हैं उनको शुरू करना चाहिए और जीएसटी की भी वो मांग कर रहे थे। क्या लगता है आपको, आपकी मांगें पूरी हुई? आपकी जो उम्मीदों पर बजट खरा उतरा? मैं इस बात को कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं 2024 में लोकसभा चुनाव है और इस साल में 9 जो है विधानसभा राज्यों के चुनाव है। कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार का वित्त मंत्रालय का जो बजट है सिर्फ और सिर्फ जो है लोक लुभावन वादे, झूठे घोषणा है। पिछले बार के बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं, दावे इनके द्वारा किए गए, जो आवंटित बजट था उसका भी प्रयोग नहीं कर पाए। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं, बता दूं आपको कि छत्तीसगढ़ से रेलवे को 2200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का दिया जाता है। कोयला, आयरन और अन्य जो है उसका सबसे अग्रणी राज्य है। स्टील और सीमेंट उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में है, तो लंबा डायरेक्ट टैक्स भी पे करती है। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार लगातार, चाहे केंद्रीय योजनाओं की बात करें, रेलवे की इस साल लगभग 400 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, 2 लाख से ज्यादा फेरे कैंसिल किए गए। एक आम आदमी को बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार रेलवे कैंसिल कर दी गई कहीं ना कहीं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, लगभग 75 से 80% जो जनसंख्या है वो कृषि पर है। पिछली बार के बजट में छत्तीसगढ़ के लिए न कोई जन कल्याणकारी योजना थी, न कोई घोषणा थी। और तो छोड़िए, जो केंद्र सरकार की जो सिंचाई परियोजना है, अगर कृषि से प्रभावित क्षेत्र है, सर्वाधिक जनसंख्या कृषि पर आधारित है, तो सिंचाई परियोजना में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं जो संघीय सहकारितावाद का जो मूल सिद्धांत है, आपको उसको शामिल करना चाहिए। और ये भेदभाव से छत्तीसगढ़ के साथ नहीं हो रहा है, पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, इस प्रकार से दोहरा चरित्र, भेदभावपूर्ण रवैया जो आपत्तिजनक है। कुछ चीजें और कह दूं आंकड़ों की बात, आज ये लगातार दावे कर रहे हैं। आज मैं कुछ आंकड़े देख रहा हूं, ये बात कर रहे थे 15.5% टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है। जीएसटी कलेक्शन जनवरी माह में 1,55,000 करोड़ है,
पिछले 11 माह में 1,40,000 करोड़ से ज्यादा है। उसके बाद भी 2014 में देश पर ऋण था, वो था 55 लाख करोड़। वर्तमान में जो लेटेस्ट आंकड़े हैं जो सरकार ने खुद दिए हैं, 155 लाख करोड़, कुल मिला के 3 गुना ऋण बढ़ जाता है 8 सालों में। देश के प्रत्येक व्यक्ति पर 1,13,000 रुपए का ऋण है। अजय जी, आयकर छूट में जो बड़ा ऐलान हुआ है उसको तो नहीं भेदभाव मानेंगे ना आप? वो तो सबके लिए। अच्छा प्रश्न है, मुझे थोड़ा जी मैं उसको भी आ जाता हूं। देखिए, लगातार मैंने स्पष्ट कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। हाँ। आप ज्यादातर बजट को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, इसकी ज्यादातर घोषणाएं पूर्वोत्तर राज्य पे, कर्नाटक राज्य में जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ वोटों को साधने की राजनीति का प्रयास कर रहे हैं। परंतु वोटों की राजनीति साधने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से बदहाल है, लगातार नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना डिसमैनेजमेंट, फिर गलत आर्थिक निर्णय। आप देखिए, आज सबसे बड़ी चीज देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण का जो आंकड़ा आया है, जो विकास दर थी वो थी 8.7% करंट ईयर की, जबकि वास्तविक दर पहुंची 7%। तो अनुमानित से हम वैसे भी नीचे चल रहे हैं। आज इन्हीं के आर्थिक सर्वेक्षण में जो रिटेल महंगाई दर है वो है 6.8%, थोक महंगाई दर है 11.5%। ये दोनों आंकड़े इस पर बता रहे हैं कि मोदी सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में पहले भी अनियंत्रित थी और आगे वाले उसमें भी नहीं रहेगा। आज देश की आम जनता सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? आज 76 रुपए का पेट्रोल 100 के पार है, 56 रुपए का डीजल 90 के पार है, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 के पार है। आज देश की जो घरेलू महिला है, देश का एक आम नागरिक है, वो सीधा सीधा परेशान है। आज सबसे बड़ी चीज देखिए, मार्च 2022 में क्रूड ऑयल की जो कीमत थी $140 प्रति बैरल, वर्तमान में कीमत है $80 प्रति बैरल। 43% क्रूड ऑयल की कीमत में कमी आती है। क्या केंद्र की मोदी सरकार ने आम आदमी के लिए 1 रुपए भी कम किया क्या पेट्रोल? ठीक है अजय जी, एक छोटा कमेंट इनकम टैक्स छूट पर, एक छोटा कमेंट। कम होगा, महंगाई कम होगी, देश की आम जनता को फायदा पहुंचेगा। अजय जी एक कमेंट, अजय जी एक कमेंट चाहूंगा इनकम टैक्स छूट पर। जी मैं उस पर भी आ जाऊं। देखिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ये 2014 के बाद 8 साल के बाद अब देश के आम नागरिक को मोदी सरकार को याद आती है। इसका सीधा सीधा कारण यह है, सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए, आने वाले चुनाव में फायदा उठाने के लिए। हम तो चाह रहे थे कि लिमिट 5 लाख को करिए, ये उसको घट वो कर 2.5 से लगातार का 1 रुपए की वृद्धि की गई। लेकिन देखिए, चीजें कुछ और कर दूं, सिर्फ इनकम टैक्स की लिमिट के साथ साथ देश की जो आम जनता। ठीक है अजय जी, मैं लौटूंगा, नवीन जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, मैं दोबारा लौटूंगा। कंप्लीट कर, मेरा निवेदन 10 सेकंड ले रहा हूं सिर्फ। आयकर की सीमा के साथ साथ जो एटीसी की लिमिट थी उसको 1.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख की डिमांड थी। स्वास्थ्य का जो बीमा है उसकी जो प्रीमियम है उसको 25 से 50,000 करने की डिमांड थी। हाउस लोन पे जो 2 लाख का प्रीमियम है या उसको बढ़ा के 4 लाख, ये बाकी भी डिमांड थी। आज नौकरी पेशा हो, व्यवसायी हो, गरीब हो, किसान हो, हर वर्ग आज कहीं ना कहीं। ठीक है सर, लौटूंगा अजय जी मैं लौटूंगा। बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सर, 8 साल का इंतजार था, वो खत्म हुआ है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कांग्रेस का यही कहना है कि ये लोक लुभावन बजट जी। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। पंकज जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? सुमित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ठीक है, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे पंकज जी आपसे कनेक्ट करने की। नवीन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? सुमित जी, मैं सवाल नहीं सुन पा रहा हूं आपका। जी, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे पंकज जी। नवीन जी, 8 साल का इंतजार खत्म हुआ है, देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल कहेंगे। जो आयकर छूट मिली है यहां पर मिडिल क्लास को, कांग्रेस की बात है आपने सुनी, अजय जी की बात है आप सुन रहे होंगे, लोक लुभावन बजट उनका कहना है। एक साधन है कि आम नागरिक को कैसा राहत दिया जाए। हम आप आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को जो देखते हैं तो आपने रोजगार सेक्टर में अगर देखेंगे तो 4% ही बेरोजगारी दर है, जो 6% से घटाकर जो हमारी सरकार है वो 4% तक आया है। ये हमारे लिए एक बड़ा जो है हमारा बड़ा एक राहत मिली है। दूसरी तरफ है कि आने वाला समय में जो है हमारा 5 करोड़ जो है ईवी सेक्टर में हमारा रोजगार क्रिएट करेंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरे तरफ है कि अगर कृषि क्षेत्र में देखते हैं तो जो है फर्टिलाइजर्स में जो हमारा सब्सिडी है वो सबसे बड़ा राहत किसानों को देने वाली है। उपकरण जो खरीदी है उस पर हमारी सब्सिडी देने वाली जो बातें हैं वो सबसे बड़ा राहत कृषि क्षेत्र के जो लोगों को है। इसके अलावा जो है सेवा सेक्टर में भी अगर देखेंगे तो आप हॉस्पिटल के बारे में कहेंगे तो मेडिकल क्षेत्र में भी हमारी बड़ा एक राहत जो आम नागरिक को पहुंचे, उस
उसके लिए योजनाएं इसमें किया गया है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो है इनकम टैक्स का जिस सबसे बड़ा राहत जो है, चाहे किसी भी वर्ग के लोगों को। ठीक है नवीन जी, मैं लौटता हूं आपके पास। पंकज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही सुमित जी? जी, बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। इनकम टैक्स में छूट एक मास्टर स्ट्रोक हम इसे कह सकते हैं केंद्र सरकार का, पंकज जी दे रहा है, दुरुस्त है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो भी दूसरे सेक्टर्स में जो भी फैसले लिए हैं वो अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर पाएंगे, महंगाई को कम कर पाएंगे, लगता है आपको? देखिए सुमित जी, ये एक व्यापक बजट है जिसमें अर्थव्यवस्था के हर अंग का, हर प्रत्यंग का ध्यान रखा गया है। जी, आयकर की छूट की सीमा जो अब तक 5 लाख थी बढ़ाकर 7 लाख किया, एक बहुत बड़े हर्ष का विषय है। और देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, लगभग 7% लोग हैं भारत में, 6-6.5% लोग जो आयकर देते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। करोड़ों लोगों को इससे राहत मिली है। यदि हम ओवरऑल की बात करें तो कृषि के लिए, कृषि की वृद्धि के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के कृषि ऋण फंड का प्रावधान है। एमएसएमई की बात करूं तो 2 लाख करोड़ रुपए के ऋण का प्रावधान है। 2.4 लाख करोड़ रुपए रेलवे के लिए प्रावधान है। आदिवासी विकास हेतु 15,000 करोड़ का प्रावधान है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान है। राजकोषीय घाटा कम होकर 5.9% आया, जिसको 2025 तक हम 4.5% लेकर आना चाहते हैं। देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। सिकिल सेल एनीमिया से 2047 तक देश को मुक्त कराने का विषय है। डेयरी और मछली पालन पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। ग्रीन ग्रोथ की, ग्रीन डेवलपमेंट की बात की जा रही है। 63,000 से अधिक जो कृषि की जो सहकारी समितियां हैं उनके कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य है। अवशिष्टों को क्षमा कीजिएगा, अवशिष्टों को यानी गोबर से धन बनाने की जो योजना है उसके लिए 10,000 करोड़ के संयंत्र का प्रावधान है। तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का हब हमारा भारत देश है। फर्टिलाइजर कृषि उपकरणों पर छूट के तमाम विषय, सब्सिडी के जैसे विषय आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि समग्रता में देश के हर उस वर्ग को इस बजट ने स्पर्श किया है जिनको बजट से अपेक्षा और आशा थी। और हम ऐसी आशा नहीं करते, तो विश्वास है सुमित जी कि जिस जन भावना के साथ, जन कल्याण की योजना के साथ बजट तैयार किया गया है, जिसके आधार पर दुनिया की इकोनॉमी जो है मंदी हो रही है और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, हम जन सेवा के अपने लक्ष्य में आज सफल रहे। पंकज जी, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है। देखिए सुमित जी, कांग्रेस को तो कभी भी जनता की खुशी देखी नहीं जाती। कांग्रेस तो जन विरोधी मानसिकता वाला राजनीतिक दल है। जनता को यदि प्रसन्नता है, आयकर छूट की सीमा बढ़ गई, तमाम प्रकार के बजट प्रावधान बढ़ गए, विकास की स्थिति दुनिया में सबसे अधिक है, दुनिया में मंदी है, हमारी विकास की दर मजबूती है, 7% की विकास दर है, यूरोप की 0.7% है, अमेरिका की 0.7% है, चाइना की 5% के आसपास। और कांग्रेस के पेट में दर्द है। शर्म नहीं आती कांग्रेस के लोगों को? अरे इनको शर्म आना चाहिए कि दुनिया प्रसन्न हो रही है, भारत को देख रही है। आज भारत जो है वो प्रकाश स्तंभ के समान काम कर रहा है और ये शर्मिंदगी की बातें कर रहे हैं। लानत है कांग्रेस की सोच पर। अरे हर जगह आलोचना करोगे क्या? यदि आम जनता को लाभ है, देश प्रगति कर रहा है, भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, तो तुम्हारे पेट में हर वर्ग को यहाँ पर छूने की कोशिश इस बजट में की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर्विस क्लास को हम कहेंगे एक बहुत बड़ी राहत दी गई है आयकर छूट में। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुक रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक।